फ्रेंड्स, नन्ही ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मिस्टर मल्होत्रा के साथ एक मुलाकात से उसके जीवन में इतना आंधी तूफान आ जाएगा। आज उसके पेरेंट्स से लेके बच्चों तक की जान पर आ पड़ी है। मिस्टर मल्होत्रा ने उसको शादी का ऑफ़र दिया है। अब आगे नन्ही का क्या डिसीज़न होता है, इसे जानने के लिए हम सुनते हैं आगे की कहानी। पर अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। तानी का नाम सुनते ही नन्ही तपन की तरफ भागी। क्या क्या हुआ मेरी तानी को? तानी को किडनैप करने की कोशिश की गई, पर अपने गार्ड्स चौकन्ने थे, इसलिए वो बच गई। पर किडनैपर भाग निकले रजनीश, तपन लाचारी जताता बोला। अगर किडनैपर पकड़े जाते तो असली मुजरिम तक पहुंचा जा सकता था। तानी कैसी है मिस्टर तपन? मुझे अभी स्कूल पहुंचना होगा, नन्ही ने अपना फ़ोन खोलते हुए कहा। प्रिंसिपल सर की 4 मिस्ड कॉल थी। नन्ही, मुझे फ़ोन उठा लेना चाहिए था। रजनीश ने इस बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और तीनों लोग गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुंच गए। नन्ही और रजनीश को एक गाड़ी से उतरते देखकर कई लोगों की आंखें फैल गईं। खुसुर-पुसुर भी थोड़ी तेज हो गई। सबको इग्नोर करते हुए वो लोग प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचे तो पाखी और सरान्या को तानी की देखभाल करते पाया। नन्ही ने भागकर तानी को अपने सीने में भींच लिया। मेरी बच्ची, कोई चोट तो नहीं लगी तुझे? क्या ज़माने की हर मुसीबत तेरे सामने ही आनी है? ओह तानी, आज अगर कुछ हो जाता। नन्ही, मैं इन बच्चों को कुछ भी नहीं होने दूंगा। ट्रस्ट मी फॉर वंस। रजनीश आगे बढ़कर तानी के सिर पर हाथ फेरने लगा। कुकरेजा जी से घटना की जानकारी लेकर रजनीश ने चारों बच्चों को साथ लिया और वापस चल दिया। धीर हैरानी से अपने साथ चल रहे तीनों लोगों को अजीब निगाह से देख रहा था। क्या चल रहा है ये? पापा क्यों इन सबको अपने साथ घर लेकर चल रहे हैं? कल तक बिल्कुल अजनबी थे ये लोग, आज परिवार की तरह क्यों चिपके हुए हैं हमसे? घर पर आशा जी और दीनानाथ जी भी पहुंच चुके थे। 18 कमरों की कोठी में भी सुधा जी उनके लिए एक कमरा देने में सकुचा रही थी। वो मन ही मन उस घड़ी को कोस रही थी जब उन्होंने नन्ही को अपनी बहू के रूप में पसंद किया था। क्या सोचा था और क्या हो गया? बहू के आने पर घर गृहस्थी, बच्चे और रजनी सबकी जिम्मेदारी बहू पर छोड़कर गंगा नहाऊंगी, यही सोचकर नन्ही को पसंद किया था मैंने। पर यहाँ तो उल्टा 5 लोगों की जिम्मेदारी और आन पड़ी मेरे रजनीश के सिर पर। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया? सभी के रहने का इंतजाम देखकर रजनीश ने धीर को बुलाया और अपने रूम में ले गए। उन्हें पता था कि धीर के मन में इस समय कैसी भावनाएं उमड़ रही हैं। धीर बेटा, मुझे पता है कि तुम मेरे पुनर्विवाह से खुश नहीं हो, पर यकीन मानो बेटा, सिचुएशन कुछ ऐसी फंस चुकी है कि मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता बचा भी नहीं है। मगर रजनीश ने थोड़ा रुककर धीर के चेहरे को निगाह भरकर देखा। कैसा मुरझा गया है मेरा बेटा 2 दिन में ही। मगर तुम हमेशा मेरे फेवरेट बच्चे रहोगे बेटा। मुझे खुशी होगी अगर तुम नन्ही और दोनों बच्चियों को थोड़ा प्यार और सम्मान दे सको तो। रजनीश ने धीर के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा तो धीर का सिर रजनीश के गले लग गया। देर तक उसके आंसू रजनीश की शर्ट भिगोते रहे। बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे लिए फ्री हूँ, ये पता है ना तुम जब चाहो तब मुझसे आकर अपना मन बांट सकते हो। रजनीश की बातों से धीर को काफ़ी तसल्ली मिली। फिर रजनीश की कही आखिरी बात ने तो उसे कुछ जिम्मेदारियों का एहसास भी करा दिया। और अब जब हमारा घर इतनी सारी महिला मंडली से भरा है तो हम दोनों मर्द ही एक दूसरे का सपोर्ट हैं। हम अब से एक टीम है, राइट? रजनीश ने आजकल के नौजवानों की तरह अपनी मुट्ठी धीर की तरफ बढ़ाई तो उसने भी अपनी मुट्ठी पापा की मुट्ठी से टकराई और हैंडशेक की जगह पंच शेक करके टीम पर मुहर लगाई। रजनीश ने आज धीर से बात करके उसके मन में चल रही उथल पुथल को काफ़ी हद तक शांत कर दिया था। परिवार के मुखिया का काम भी तो यही होता है ना, सबके मनोभाव समझकर समय रहते उन्हें शांत कर देना। और रजनीश एक समझदार मुखिया है। उसने धीर को जिम्मेदारी का एहसास कराया और साथ ही साथ अपनेपन का भी। उसे ये नहीं लगना चाहिए कि एक और परिवार के आ जाने से उसकी वैल्यू कहीं कम हो गई है। धीर के बाहर जाते ही उसने कुछ ज़रूरी फ़ोन कॉल्स की। कल सुबह शादी के लिए दीदी जिया जी को न्योता दिया और फिर तपन से बाकी अरेंजमेंट की बात करने लगा। सुधा जी को पता था कि रजनीश के पास जाकर अब उन्हें अपनी गलती कबूलनी होगी। बेटा, कुछ बिजी हो क्या? नहीं माँ, आप आइए ना अंदर। बस कल के लिए इंतज़ाम कर रहा था। कल सुबह 10 बजे कुलदेवी के मंदिर में हमारी शादी है। अब तो आप खुश होंगे ना? रजनीश माँ को पलंग पर बैठाकर खुद ज़मीन पर बैठ गया था।
और उनकी गोद में अपना सिर रखकर आंखें बंद किए बोल रहा था, बेटा वो मैं तुझसे माफ़ी। सुधा जी नज़रें उठा नहीं पा रही थी। माँ, आप शर्मिंदा ना हो। बस अगर ये स्टंट करने के बजाय आपने सीधा आकर मुझसे बात की होती तो सिचुएशन इतनी बिगड़ती नहीं। पर जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता ना माँ। तो माँ, मैं चाहता हूँ कि आप नंदी और उसके परिवार को इस दिल में और घर में दोनों में जगह दो। उनको कभी परायापन या बोझ जैसा महसूस मत होने देना माँ। रजनीश की इस विनती ने सुधा जी को एक मौका दिया है अपनी गलती सुधारने का। रजनीश देर तक अपनी माँ की गोद में सिर रखकर बैठा रहा और सुधा जी उसके बालों में उंगली फिराती अपने मन में सोचने लगी, ठीक है बेटा, शायद इसी को विधि का विधान कहते हैं। नन्ही और तुम्हारा संजोग भी शायद पहले से लिखा था, मैं तो बस निमित्त मात्र थी। अब भगवान की मर्जी में ही मेरी भी राजी है। मैं नन्ही को दिल से अपनी बहू बनाने की कोशिश करूँगी, ये मेरा वादा है। सुधा जी का मन अब साफ हो गया। बेटे ने दिल से माफ़ कर दिया तो वो भी अब कोई कसर नहीं छोड़ेंगी परिवार को जोड़ने में। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आपको कहानी कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपके कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। कहानी पसंद आ रही हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।